हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MK एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी लेकर आए हैं जो कि अपने साथ के बच्चों से ही गलत व्यवहार का शिकार होता है और इस सब के चलते वो कैसे क्रिमिनल बन जाता है, ये आज हम आपको इस कहानी में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एडलर के यहाँ से, जहाँ पर सुबह सुबह पुलिस जाती है और गेट खटखटाती है। जब एडलर आता है तो वो उन लोगों से कहता है शायद आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है और आप इस तरीके से मेरे घर में नहीं आ सकते, जिस पर के ऑफिसर उसे सर्च वारंट दिखा देते हैं और कहते हैं कि हम आपके बेटे जिमी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, जिस पर के एडलर घबरा जाता है। अब पुलिस जिमी के रूम में चली जाती है और वहां जाकर जिमी से कहते हैं कि हम तुम्हें एक मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने आए हैं और हमारे सुपुर्द वो हथियार कर दो जिससे तुमने उस लड़की का मर्डर किया है। अब जिमी कर एकदम से बेड से उठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि जिमी की पैंट तो टॉयलेट करने की वजह से गीली थी। अब पुलिस वाले जिमी के डैड को बुलाते हैं और पैंट चेंज कराने के लिए कहते हैं। जिमी का पैंट चेंज होने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है और गाड़ी में बिठा कर ले जाती है। अब जिमी के डैड वहाँ खड़े देखते रह जाते हैं और जिमी डैड डैड कहते हुए रोता हुआ गाड़ी में पुलिस के साथ चला जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर और वहाँ जिमी को सार्जेंट से मिलाया जाता है। वो लोग सार्जेंट को बताते हैं कि हमने इसे एक मर्डर के इल्जाम में पकड़ा है। सार्जेंट जिमी को देखकर थोड़ा सा शॉक था क्योंकि जिमी मात्र 13 साल का बच्चा था। अब सार्जेंट जिमी से पूछते हैं कि देखो, हमें सच सच बताओ, तुमने खून किया है या नहीं। और फिर सार्जेंट जिमी से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और तुम्हें उनके सही सही आंसर देने होंगे। तब सार्जेंट जिमी से कहते हैं कि क्या तुम अपने राइट्स के बारे में जानते हो? अगर तुम्हारे पास कोई लॉयर है, तुम अपना लॉयर बुला सकते हो या फिर हम स्टेशन की तरफ से तुम्हें लॉयर अप्रूव करा सकते हैं, जिसके तहत पुलिस वाले तुमसे केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और फिर जिमी को एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि ऑफिसर एडी को बताते हैं कि जिमी चाहता है कि आप स्पोर्टिंग एडल्ट बने, यानी कि इंटेरोगेशन और अंडर टेस्टिंग के दौरान उसके साथ रहें। इसके बाद एक डॉक्टर जिमी के पास आती है और उससे कुछ सवाल करती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें गिरफ्तार होने का मतलब पता है, जिस पर वो कहता है हाँ, इन लोगों को लगता है कि मैंने एक मर्डर किया है और इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें लॉयर की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो जिमी उसे बताता है कि मैं कहीं प्रेशर में आकर कोई गलत बयान न दे दूं, इसलिए मुझे अब मेरे लॉयर की जरूरत है। इस सब से वो जिमी के मेंटल कंडीशन के बारे में पता कर रही थी। वो जाकर ऑफिसर को बताती है कि जिमी बिल्कुल ठीक है। उसके जाने के बाद जिमी अपने डैड से कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव है? उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसके बाद ऑफिसर लॉयर्स अरेंज करते हैं। वो पहले जिमी के डैड और उसकी फैमिली से मिलते हैं। ऑफिसर से जिमी के केस के बारे में डिटेल्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसा कि जिमी को उन्होंने टॉर्चर तो नहीं किया, कहीं जिमी को खाना दिया या नहीं दिया, इसके बारे में सब कुछ। और फिर जिमी को बुलाया जाता है, उसकी पिक्चर्स ली जाती हैं। जिमी अपने लॉयर से मिलता है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आकर जिमी से उसके फोन का पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन जिमी का लॉयर ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर जिमी को उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। ये सुनकर एडी गुस्से में आ जाता है, तो लॉयर उन्हें समझाता है कि ये सब प्रोटोकॉल है, हम पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए मना नहीं कर सकते। और फिर जिमी के डैड के सामने ही पुलिस वाले जिमी के कपड़े उतार कर उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं कि उसकी बॉडी पर किसी भी तरीके की कोई निशान तो नहीं है। इस तरीके की अपने बेटे की फिजिकल ट्रायल्स को देखकर एडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जिमी के पुराने कपड़े हटा देते हैं और उसे दूसरे नए कपड़े पहनने के लिए देते हैं। और फिर लॉयर जिमी को बताता है कि इंटरोगेशन के दौरान सब कुछ कैसे हैंडल करना है। वो उसे बताता है कि तुम्हें खास करके सारे सवालों के जवाब में ना कहना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फंस जाओगे और जिन सवालों के जवाब इजी हो तुम सिर्फ वही देना। इस दौरान तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ होंगे, जिससे कि कोई तुम पर प्रेशर न बना पाए इंटरोगेशन के दौरान। अब इंटरोगेशन शुरू होता है और जिमी से पहला क्वेश्चन किया जाता है कि कल रात को तुम कहाँ थे, जिस पर जिमी कह देता है नो कमेंट। ऑफिसर लोग बताते हैं कि हमने स्कूल के रिपोर्ट मंगवाई है, तुम्हारी एजुकेशनल प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर कुछ दिनों से कुछ अलग अलग था, क्या मुझे बता सकते हो क्यों? तो वो जवाब देता है पता नहीं। अब ऑफिसर्स लोग उससे कहते हैं तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ, जिस पर कि वो नो कमेंट कह देता है। अब ऑफिसर उसके सामने एडल्ट कंटेंट की पिक्चर रखते हैं जो उसके इंस्टाग्राम हैंडल पर थी और उस पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट भी आए थे। ऑफिसर पूछते हैं कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें इस तरीके की लड़कियों को देखकर अट्रैक्शन फील होता है? जिमी हाँ कह देता है। तो ऑफिसर दूसरा सवाल करते हैं क्या तुम्हें ऐसी कोई दोस्त चाहिए, जिस पर जिमी जवाब देता है नहीं, यह सब मुझसे काफी
काफी बड़ी हैं। इसके बाद जिमी को उसके इंस्टाग्राम हैंडल से मिली उसके दोस्तों की पिक्चर दिखाई जाती हैं और इस टाइम जिमी उनके नाम भी बता देता है और वो लोग फिर जिमी से पूछते हैं कि तुम अपनी सारे वक्त को कैसे यूज करते हो, जिस पर कि जिमी बता देता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता हूँ और गेम खेलता हूँ। ऑफिसर्स पूछते हैं कल रात पे क्या तुम उन्हीं के साथ थे, तो जिमी कमेंट में नो कह देता है। फिर जिमी को बताया जाता है कि किस तरह पुलिस को उसके ऊपर मर्डर का शक हुआ था। कल रात मर्डर साइट पर उसके कपड़े तो नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ उन लोगों को उसके जूते मिल गए थे जिन पर अभी भी खून के निशान लगे हुए थे। जिमी ने अपने कपड़ों को तो जला दिया था, लेकिन उसने अपने जूते महंगे होने की वजह से उन्हें नहीं जलाया और वो जूते अब पुलिस के हाथ लग गए और जिमी फंस गया। अब ऑफिसर जिमी से पूछती हैं कि क्या तुम कैटी नाम की किसी लड़की को जानते हो, तो वो कह देता है हाँ, और फिर खुद ही एक सवाल करता है कि क्या इसका मर्डर हुआ है। तो ऑफिसर्स तुरंत समझ जाते हैं कि मर्डर जिमी ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी मर्डर का जिक्र नहीं किया था। अब पुलिस वाले जिमी के फादर से पूछते हैं कि कल रात को तुम कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि मैं देर रात ड्यूटी पर था और सुबह घर लौटा हूँ और आकर देखा तो आप लोग आ चुके थे। अब पुलिस वाले जिमी से पूछते हैं क्या तुमने कैटी को मारा है, तो जिमी कहता है मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा होगा, आप गलत समझ रहे हो। अब जिमी को बताया जाता है कि कैटी के ऊपर 7 बार नुकीले चाकू से हमला हुआ था और उसे मार दिया गया और इसके पीछे तुम ही हो। अब जेमी को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें कि वो दिखाई दे रहा था जेमी उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने इसका पीछा क्यों किया, लेकिन जेमी इनकार कर देता है। वो लोग जेमी को कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और कहते हैं इसमें तुम ही हो ना, और तुमने ही देखो कैटी को मारा है, जिस पर कि वो मना कर देता है कि इस फुटेज में मैं नहीं हूँ। फिर वो लोग जिमी को दूसरी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें कि वो कैटी का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर जिमी भी शॉक्ड रह जाता है और फिर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि इसमें तुम साफ साफ नजर आ रहे हो कि तुमने पहले कैटी को धक्का दिया और फिर तुमने चाकू से उस पर 7 बार वार किया और उसे मार दिया। ये देखकर जिमी रोने लग गया और एडी हैरान रह जाता है कि उसका बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। ऑफिसर लूक उसे कहते हैं कि देखो जिमी, अब सब कुछ साफ है, हमारे पास सारे सबूत हैं कि तुमने ही उस लड़की का मर्डर किया है। क्या तुम उस लड़की की मॉम से माफी नहीं मांगना चाहोगे? लेकिन अब जिमी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। यह इंटेरोगेशन यहीं पर खत्म हो जाती है और अब कमरे में एडी और जिमी रह जाते हैं। जिमी अपने डैड से कहता है, लेकिन एडी अब सारे सबूत देख चुका था, इसलिए वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा हताश था, लेकिन वो फिर भी उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर लियो अब स्कूल जाते हैं। लियो का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पर वो सबसे पहले कैटी के दोस्त से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन कैटी के दोस्त उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं और उनको कोई भी जवाब ठीक से नहीं देते। थोड़ी देर बाद यहाँ असेंबली का टाइम हो जाता है। कैटी की एक दोस्त जेमी के दोस्त को पकड़कर पीटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे दोस्त को मारा है। उनकी ये लड़ाई आकर टीचर्स रुकवाते हैं। जिस लड़के को मार पड़ रही थी एक लड़का उसी को आकर बुली करने लगता है, देखो इसने तो लड़की से मार खा ली, और इस तरह से सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। ऑफिसर ल्यूक को यहाँ एनरोलमेंट देखकर काफी अजीब लगता है। अब ल्यूक इस लड़के से जिसका नाम के रायन है इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे बता देता है कि मैं तुमसे मर्डर के बारे में जानना चाहता हूँ, अब तुम मुझे जेमी के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तब वो पूछता है कि जेमी का मूड कैसा था, तो जिस पर वो लड़का बताता है कि वो तो नॉर्मल था। अब ल्यूक उससे पूछते हैं कि तुम्हें मर्डर के वेपन के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिस पर कि ल्यूक समझ जाता है कि रायन को छुपा तो जरूर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ल्यूक का बेटा उससे मिलने के लिए आता है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। वो ल्यूक से कहता है कि मैं आपकी इस केस में हेल्प करना चाहता हूँ। वो ल्यूक को जिमी का इंस्टाग्राम पेज चेक कराता है जहाँ ऑफिसर देखते हैं कि कैटी जिमी को बुली कर रही थी और वो इसे इंसल्ट कर रही थी और गाली दे रही थी और वो उसे कह रही थी कि तुम इतने बेकार हो कि तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाएगा, ना तुम्हारी कभी शादी होगी। जिसने कैटी का कमेंट लाइक किया था वह सभी कैटी का साथ दे रहे थे, यानी कि सब लोग मिलकर जिमी को बुली कर रहे थे। अब वो ल्यूक से कहता है कि मैं आपको ऐसे बहुत से कमेंट दिखा सकता हूँ, आपको इन चीजों की भी बारीक से जांच करनी चाहिए। अब ल्यूक पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर कोई ऐसे ही बुली करता है, जिस पर कि उनका बेटा बताता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑफिसर ल्यूक आकर मिशा से कहते हैं कि हमने जितना भी अंदाजा लगाया था जिमी के बारे में वो सब गलत था और इसके इंस्टाग्राम पेज के बारे में वो सब हमारी गलतफहमी थी, जबकि गलत जिमी ने नहीं किया था, उल्टा जिमी के साथ हुआ था। कैटी अपने साथियों के साथ मिलकर जिमी को बुली किया करती थी, लेकिन अभी तक उन लोगों को ये पता नहीं चल पाया था कि जिमी को कैटी को मारने के लिए वो हथियार कहाँ से मिला। और फिर ल्यूक को एकदम से याद आता है कि रायन तो कुछ छुपा रहा है, तो वो रायन को दोबारा से पकड़ लेता और जबरदस्ती उसे रोककर कैटी के बारे में पूछता है कि कैटी हमेशा रायन की इंसल्ट क्यों करती थी, जिस पर रायन कह देता है कि ये सब बातें तो आप दूसरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ मुझसे ही जानकारी क्यों चाहिए। और तब ऑफिसर कहता है कि सब लोग जिमी के क्लोज फ्रेंड नहीं है जैसे कि तुम हो, अब तुम मुझे बताओगे कि वो वेपन उसे कहाँ से मिला। ऑफिसर जब उस पर जोर डालते हैं
तो बता देता है कि असल में वो वेपन उसी का था। इस वजह से ऑफिसर रायन को भी अरेस्ट कर लेते हैं ताकि बाकी की इन्वेस्टिगेशन उससे पुलिस स्टेशन में जाकर की जा सके। क्या पता अब रायन भी मर्डर में जिमी के साथ था। और फिर एडी अपने बेटे की हुई करतूत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और वो कैटी की मर्डर साइट पे जाकर वहाँ फूल रखता है और काफी रिग्रेट भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिमी के पास एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है। वो उसे काफी फ्रेंडली बिहेव करती है और अपना सैंडविच भी उसके साथ शेयर करती है और फिर उससे नॉर्मली बातें करने लगती है। और फिर काफी वक्त गुजर जाने के बाद जिमी उससे पूछता है कि आप पॉइंट पर क्यों नहीं आती, आपको मुझसे क्या जानकारी चाहिए। और फिर जिमी उस साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी तुम नोट्स मेरे बारे में लिखो वो मुझे दिखाओ, जिस पर कि वो साइकियाट्रिस्ट मना कर देती है। अब ये सब सुनकर जिमी को गुस्सा आने लगा था और वो कहता है कि मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देते हो, रोज रोज मुझसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करके क्यों परेशान कर रहे हो। और फिर जिमी गुस्से में आकर वहाँ रखा अपना किप गिरा देता है। ये सारा शोर सुनकर गार्ड फटाफट से अंदर आता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब साइकियाट्रिस्ट फिलहाल उस गार्ड से झूठ बोल देती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम जाओ। और फिर वो गार्ड से कहती है कि मुझे इसी टाइम की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ जब जिमी ने ओवर एक्ट किया। और फिर वो सीसीटीवी फुटेज देखकर कुछ नोटिस करती है और इस बार वो खुद गुस्से में कमरे में आती है और फिर वो जिमी पर चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई कन्फेशन लेने नहीं आई हूँ, मुझे बस तुम्हें समझने के लिए भेजा गया है। जिस पर जिमी कहता है कि ठीक है, आप जो सवाल करेंगी मैं उन सारे सवालों के जवाब ठीक ठीक दे दूंगा। सबसे पहले वो जिमी से सवाल करती है कि आपके मॉम डैड का बिहेवियर आपके साथ कैसा है, तो जिस पर वो कहता है कि इस सब से मेरे डैड का कोई मतलब नहीं है। और साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है, जिस पर भड़क जाता है और कहता है कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि वो मेरे करीब भी नहीं आना चाहती क्योंकि मैं दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। साइकियाट्रिस्ट जवाब देती है, अच्छा तो फिर तुम्हें कैसा फील होता है। उसकी ये बात सुनकर जिमी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि आपको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, जबकि आपको तो मुझे और संभालना चाहिए था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो दिखने में बहुत प्यारे हो। और वो उससे कहता है कि इससे अच्छा तो पहले वाले साइकियाट्रिस्ट थे जो मेरे ओपिनियंस को सुनते तो थे। अब जिमी गुस्से में खड़ा हो जाता है और दोबारा चिल्लाने लगता है। सुनकर सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और जिमी को कंट्रोल करने लगता है। अब जिमी बड़े ही गुस्से में उस साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि तुम क्या कोई कहीं की महारानी हो जिससे कि तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड मुझसे कह रहा है कि मैं तुमसे आराम से बात करूं। अब वो गुस्से में इधर उधर टहलने लगता है और साइकियाट्रिस्ट भी उससे बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं अब जिमी साइकियाट्रिस्ट के साथ भी कुछ गलत न कर दे। साइकियाट्रिस्ट अपना सेशन दोबारा शुरू करती है और जिमी से कहती है कि पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम 3 दोस्तों को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, तुम तीनों को ही बुली करते थे, विंडो के ऊपर थूक भी फेंकते थे और मारा भी जाता था, क्या ये सब सच है। तो जिमी कहता हाँ सच है। वो अब जिमी से पूछती है कि तुमने बहुत सारी मॉडल्स को अपने इंस्टा पेज पर पोस्ट किया है और तुमने अपनी पिक्चर्स भी क्या ये सोचकर पोस्ट की हैं कि तुम्हें भी लड़कियां पसंद करने लगेंगी और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जिमी इस बात से साफ इनकार कर देता और फिर साइकियाट्रिस्ट वही इंस्टाग्राम की कमेंट्स खोलकर जिमी को दिखाती है जहाँ पर कैटी उसे बुली कर रही थी और उसके बहुत सारे लोग ने उस पर लाइक किया था। साइकियाट्रिस्ट ने पूछा क्या यह उसने सिर्फ तुम्हारे साथ किया या वो औरों के साथ भी यही सब करती है, जिस पर जिमी बताता है कि नहीं वो ये सब सिर्फ मेरे साथ करती थी क्योंकि मैं उसे बदसूरत लगता था। और फिर साइकियाट्रिस्ट उससे पूछती है कि इस सब के आंसर में तुमने क्या किया, जिस पर कि जिमी बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप ये सब सवाल मुझसे इसलिए कर रही हो क्योंकि आपने मर्डर वाली वीडियो लिखी है, लेकिन आप इस तरीके से मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं सकती। वहाँ पर सिर्फ एक लड़का दिखाई दे रहा है, क्या आपको श्योरिटी है कि वो मैं ही हूँ। वीडियो नकली भी तो हो सकती है, मैंने उसे नहीं मारा, हालांकि मुझे उसे मारना चाहिए था। मैंने उसे बाहर ले जाने की बात की थी लेकिन उसने मुझे बुली करना शुरू कर दिया। मैं चाहता तो उस रात कुछ भी कर सकता था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। सारी बातें सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट जिमी को तसल्ली देकर वहाँ से चली जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए सिर्फ यही कह रहा था कि मेरे डैड को बता देना मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे लिए परेशान ना हो। और फिर कहानी 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हमें जिमी की फैमिली को दिखाया जाता है जो अभी भी जिमी के दुख से बाहर नहीं निकल पाई थी। और आज एडी का बर्थडे भी था लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। एडी को बर्थडे की बहुत सारी विशेष आई थी जिसमें कि उसके डैड का ग्रीटिंग कार्ड भी था जिसमें उन्होंने कुछ पैसे भी रखे हुए थे और फिर उन्हें जिमी का भी एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसमें उसने अपने डैड का स्केच बनाया था। इतने में एडी की बेटी आकर कहती है कि डैड हमारी कार पर किसी ने नॉन्स लिख दिया है। यह सुनकर एडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मिटाने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब तो परमानेंट पेंट से लिखा गया है। और फिर जिमी के फादर अपनी कार को ऐसे कहीं भी नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए वो तुरंत अपनी कार को पेंट छुड़वाने के लिए जाने लगते हैं और अपनी वाइफ और बेटी से कहते हैं कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो क्योंकि अब यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है, अब तुम्हारा अकेले रहना सेफ नहीं है। और वो नेबर्स भी भड़कने लगता है। तभी 2 बच्चे साइकिल पर जा रहे होते हैं और वो एडी से कहते हैं कि मजा आया ना नॉन, जिस पर कि एडी को गुस्सा आ जाता है और वो अब
समझ चुका था कि इन्हीं बच्चों ने ये सब किया है और फिर वो गुस्से में सारा पेंट उठाकर अपनी कार पर फेंक देता है। वो ये सब कर ही रहा होता है कि तब उसे दोबारा से वही बच्चे मिल जाते हैं जिन्होंने उसकी कार पर नॉन्स लिखा था और वो उन लड़कों को पकड़ लेता है और उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिस पर कि वो बच्चे कहते हैं कि हमने तो बस मजाक में ही ये सब लिखा था। एडी उसे कहता है क्या तुम्हें हमारी फैमिली एक मजाक लगती है, तुम्हारी हरकत से हमारा पूरा दिन खराब हो गया। वो लड़का हंसने ही वाला था, तभी एडी ने थप्पड़ दिखाते हुए उससे कहा कि अगर तुम्हारे मुंह से जरा भी हंसी निकली तो मैं तुम्हारा वो अश्रु करूंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और एडी उसे छोड़ देता है। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और एडी उस लड़के की साइकिल उठाकर उसके पीछे फेंक देता है। और जब वो अपनी कार से वापस आया, जब वो लोग कार लेकर अपने घर जाते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जिसमें कि जिमी एडी को बर्थडे विश कर रहा था। एडी उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल की और तुम्हारा कार्ड भी मुझे पसंद आया, तुम बताओ वहाँ पर सब ठीक है, तुम्हारे साथ सबका बिहेवियर कैसा है। जिस पर जिमी बताता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है और अगर थोड़ा सा कुछ खराब भी है तो आप उसकी टेंशन मत लेना क्योंकि अब मुझे इस सब की आदत पड़ चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना कन्फेशन दे दूं। ये बात सुनते ही गाड़ी में एकदम से सब लोग चुप हो जाते हैं और फिर जिमी बोलता है कि आई एम सॉरी डैड, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। और तभी इस बात को काटते हुए उसकी मॉम उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है और वो अपनी मॉम और बहन से थोड़ी सी बात करता है और फोन काट देता है और अब लोग सैड हो जाते हैं। फिर एडी की वाइफ एडी से कहती है कि देखो हमारे लिए जिमी का जुर्म कबूल करना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा जिससे कि उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तुम यह भी सोचो कि कम से कम हम यह जानते हैं कि हमारा बेटा जिंदा है। तुम एक बार उस लड़की की माँ के बारे में सोचो कि उस पर क्या बीती होगी, वो तो अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकती। वो उसे कहती है कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। इसके बाद एडी जिमी के रूम में जाता है और देखता है कि जिमी ने अपने रूम को खुद ही सजाया था। वो उन चीजों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है कि जिमी अब दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आएगा। और इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।